नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज देश में कृषि के तीनों कानूनों को संसद ने वापस ले लिया, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है साफ साफ, एमएसपी कानून वापस कीजिए। विपक्ष बराबर कहता रहा कि चर्चा कराइए, लेकिन चर्चा नहीं हुई। तर्क दिया गया, प्रधानमंत्री तो माफी मांग चुके हैं, अब चर्चा की क्या बात है। लेकिन सरकार ने अपनी रणनीति के तहत लोकसभा में 12 बजे, राज्यसभा में 2 बजे कृषि कानून वापस कराने का बिल पास करा लिया। ध्वनिमति से हो गया। आगे की अब रणनीति क्या होगी? मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों पर कैसे सरकार बात करेगी। प्रधानमंत्री ने आज कहा सवाल उठे, लेकिन शांति भी बनाए रखिए। लेकिन हंगामा, शोर शराबा, सब कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है जिससे लगता है क्या वास्तव में टकराव होगा। और आज एक नसीहत भी दी गई है विपक्ष को। राज्यसभा से 12 सदस्यों को शीत सत्र से निलंबित कर दिया गया है और इन जो सदस्य हैं उनमें प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी, कांग्रेस के भी मेंबर हैं। और ये कहा जा रहा है कि यदि सदन में अनुशासन नहीं बनाए रखा गया तो इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो आज सदन ने एक नसीहत भी दी है विपक्ष को। विपक्ष बार बार कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं जो सरकार डरपोक होती है वो चर्चा से भागती है, बहस से भागती है, इसीलिए बहस में शामिल नहीं किया गया। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी बताइए, आज आपने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, क्या कहना है आपको? देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी गुरु पर्व के दिन कि हम किसान कानूनों के बारे में किसानों को समझाने में सफल नहीं रहे। हम उन कानूनों को वापस लेते हैं और वादे के मुताबिक आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही उसको वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सदन ने ध्वनिमत से इन कानूनों को वापस भी ले लिया। अब विपक्ष इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और किसानों को उकसा करके धरने पे बिठाए रखना चाहता है। धरना समाप्त होना चाहिए। धरने जैसा कोई विषय नहीं रहा। जो मुख्य मांग थी किसानों की वो सरकार ने मानी। किसानों के वो तीनों कानून वापस हो गए। अब इसमें किसी के कहने, सुनने या राजनीति करने के लिए कुछ देश नहीं बचा। किसानों को अपनी खेती बाड़ी के लिए लौटना चाहिए और ये धरना समाप्त करना। लेकिन किसान तो कह रहे हैं विवेक जी, किसान तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी कानून, हमारी जो प्रमुख मांग है, आप उसका कानून क्यों नहीं बना देते? आप बना दीजिए कानून। देखिए, उसके लिए सरकार कमेटी बनाने को कह रही है। उसके लिए तत्काल ऐसा कानून बनाना संभव नहीं है। सरकार एमएसपी की गारंटी तो दे रही है, लेकिन बाजार को सरकार नियंत्रित करने का काम नहीं कर। लेकिन विवेक जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये किसान आंदोलन किधर जा रहा है और इसका क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए, सरकार का काम है अपनी बात को समझाना। सरकार कहीं न कहीं इन कृषि कानूनों को समझाने में नाकामयाब है।
अब अगर किसान कोई जिद पकड़ते हैं तो जिस तरह से 750 लोग किसानों के बीच में उनके अनुसार कहा जा रहा है कि नहीं रहे, उसके लिए किसी न कहीं किसान नेताओं की हथकंडा जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी, भारत सरकार ने भी आग्रह किया कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को धरना प्रदर्शन से दूर रखा जाए, लेकिन किसान नेता नहीं माने। ऐसे में अब ये जिस तरफ भी जाएगा ये आंदोलन, इसके लिए पूरी तरह किसान नेता जिम्मेदार होंगे। उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जो उनकी मांग थी, प्रमुख मांग, तो भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है। हथकंडा का रास्ता छोड़ करके जिस तरह से भारत सरकार कमेटी बनाने पर रजामंद और तमाम चीजों को कमेटी बना करके निपटाने का कह रही है, उस रास्ते पे, बातचीत के रास्ते पे ले जाकर के इसको खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ विवेक जी, ये हमको जरा समझाइए कि आखिर सरकार को अब क्या करना चाहिए जो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, किसान बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, जाम लगाए हुए हैं, गांव में नो एंट्री हो रही है, नेताओं की घेराबंदी की जा रही है। ऐसी स्थिति में अब सरकार को करना क्या चाहिए? देखिए, किसान भी अपने हैं, नेता भी अपने हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है इसमें। दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। सरकार ने बहुत संयम बरता, इतने दिन से सरकार संयमित रूप से इनकी बात, इनके धरना प्रदर्शन को देख रही है और उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। किसानों को भी संयमित तरीके से अपनी बातचीत रखनी चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विषय विरोध और बातचीत के दायरे में ही समाधान निकल सकता है। नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार को पहल करनी चाहिए कि किसानों को तुरंत बुलाएं, बातचीत करें? सरकार के दरवाजे तो हमेशा से किसानों कहाँ के खुले हैं? हुए। कोई पर आज भी जैसे सदन में बातचीत हुई, कृषि कानून वापस ले लिए गए। अरे सरकार आज कहती, घोषणा करती कि भाई मंत्री जी कहते कि जो किसान हैं उनकी कुछ मांगे हैं, हम उनके साथ जल्दी बैठक बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे और उस समस्या का भी हल करेंगे। या फिर जैसा कहा जा रहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसी की घोषणा हो जाती आज की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इन मुद्दों पर विचार करेगी, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलता। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, कमेटी बनाने का प्रस्ताव ये सदन से तो हो नहीं सकता, इस सरकार के स्तर पर होगा। और जब प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों कह चुके हैं कि कमेटी बनेगी, उसमें किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और ऐसे में हर चीज सदन के पटल से तय होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि कानून सदन से बने थे, इसलिए उनको वापस लेने की प्रक्रिया सदन से पूर्ण हो गई। अब आगे का काम सरकार को करना है। माने आपको ये नहीं जी, प्रधानमंत्री आपको ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो सब किसान आंदोलन का निपट गया, अब किसान आंदोलन पर है, किसान नेताओं पर है, सब कुछ उन्हें ही करना चाहिए, सारा दायित्व, सारी लायबिलिटी अब किसान नेताओं पर है। आंदोलन आप कर रहे हैं, आंदोलन की जो आपकी प्रमुख मांग थी वो मान ली गई। ठीक बात। सरकार हर मोर्चे पे आपसे बात कर रही है, तो उसको बातचीत से हल करिए। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं आपसे आगे बात करूंगा। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जी। सुभाषिनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ, तो सुभाषिनी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी, बड़ी प्रसन्न होंगी, क्योंकि तीनों कानून जो हैं किसानों के वापस हो गए हैं। और अभी आप 2 दिन पहले बॉर्डर पर भी गई थी और हुंकार भर आई थी। क्या कहेंगे आज के इस पर? मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मतलब जिस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब उनको कोई हमदर्दी नहीं है किसी से। जैसे कि अगर आप देखें, जब वो बने थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने दहलीज को छुआ था, संसद की दहलीज को, कहा था कि ये
हमारे लिए मंदिर है, लेकिन वो संसदीय जो परंपराएं हैं पता नहीं क्यों उनको निभाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि जब ये कानून बने तब पूरी तरह से कोई चर्चा नहीं हुई, इतने बड़े कानून थे, सिलेक्ट कमेटी की मांग की गई, उसको ठुकरा दिया गया, राज्यसभा में वोटिंग की मांग की गई, उसको ठुकरा दिया गया। मतलब एक जो गैर संसदीय तरीका है उससे इनको पारित कर दिया और लगा कि ये लाद रहे हैं। चलिए, इसका विरोध हुआ, 1 साल तक ये विरोध चला, और आज जो ये कृषि कानून वापस हुए हैं तो उन्होंने एक बार फिर वही तरीका अपनाया। न चर्चा, न बातचीत, न कोई मतलब बड़ा स्टेटमेंट, ये है कि बस आपके सामने ये प्रस्ताव है, आप मानिए या न मानिए। ये तरीका, इसमें संसदीय परंपराओं का भी उल्लंघन है, और जिसको कहते हैं कि एक अच्छी नियत का प्रदर्शन, वो भी नहीं हो रहा लेकिन है। अब आप सुन लीजिए एक बात, लोग क्या चाहते थे, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं उनके बीच में रही हूँ। अगर वो कहते कि भाई जो 700 किसान मरे हैं पिछले 1 साल में, हमें उनके मरने पर बहुत दुख है, जो 1 साल से वहाँ लोग बैठे, सर्दी, गर्मी, बरसात को झेला, हमको उनकी तकलीफ भी देखने को मिली, हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब उनकी तरफ से कोई भी हमदर्दी का इजहार बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अगर लोग खुश तो हैं कि तीनों काले कानून वापस हुए, लेकिन वो जिसको कहना चाहिए, हम लोग कहते हैं जिसमें मजा नहीं आया बात में। लेकिन और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई आपको याद करनी चाहिए कि शुरू कहाँ से होती है। एक्चुअली कानून मांगने की तो लड़ाई कोई थी नहीं, लड़ाई थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को, सिफारिशों को लागू करने की, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो किसान की लागत है उसका ड्योढ़ा उसको दाम मिलना चाहिए। जब मोदी मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से इस मांग को कहा था कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, वो मतलब कानूनी उसका रूप होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से आप देखिए वही शख्स, वही नेता जो पूरे सन 14 के चुनाव अभियान में कह रहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, ड्योढ़ा नहीं दूना दाम दूंगा, अब वो उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, अब वो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। आपने कानून वापस कर दिए, वो तो कानून आपसे किसी ने मांगे नहीं थे, लेकिन जो किसान की मांग थी, देखिए रमेश जी, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, आप एक बाल्टी खरीदने जाएं, अगर 50 रुपए का दाम उस पर लिखा है तो आप 50 रुपए देंगे। अगर एक साबुन की बट्टी आप खरीदने जाएं, 6 रुपए का दाम लिखा है तो आप 6 रुपए देंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं साहब मैं बैठा रहूंगा, आप रात तक इसका दाम कम करेंगे तब मैं कम दाम पे लूंगा। लेकिन किसान की फसल के साथ यही होता है, क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास फसल रखने की कोई जगह नहीं है, फसल सड़ भी जाती है, इसलिए वो मजबूर है, तो आप उसकी मजबूरी का फायदा लेकर के उसका दाम कम करते हैं। फिर आप कहते हैं साहब ये कह रहे हैं कि कर्जा माफी होनी चाहिए, वो कहते हैं हमारा कर्जा मत माफ करो, हमको उचित दाम दे दो, हम खुद कर्जा सब लौटा देंगे और आगे कर्जा नहीं लेंगे। तो इस मांग पर बात तो होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप विपक्ष से बात नहीं करेंगे, आप किसानों से बात नहीं करेंगे, तो ये कौन सा जनतंत्र है? लेकिन सुहासिनी जी, ये आपने जो 3 बातें कही उनमें मेरा जरा सुन लीजिए। हाँ। आपने पहला कहा कि वो चर्चा नहीं की संसदीय, तो इसका तर्क ये आया है कि अरे भाई प्रधानमंत्री ने तो बाकायदे माफी मांग ली है, और माफी मांग करके कहा कि मैं देश से माफी मांगता हूँ और बड़ी वो हो गया है, और अब जो है मैं किसानों के कानून वापस लेता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति माफी ही मांग चुका है, अब चर्चा किस बात की? उन्होंने माफी मांगी देश से, पता नहीं किस बात की माफी मांगी उन्होंने, किसानों के लिए उन्होंने कहा कानून तो अच्छे हैं, और उन्होंने किसानों के बारे में कहा एक छोटा सा हिस्सा है जो नहीं मान रहा, उनको हम समझा नहीं पाए, तो माफी उन्होंने किससे मांगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन 700 आदमी और औरतें मर गए, आप उनका नाम भी लेने को तैयार नहीं है। ये इतने किसान 1 साल तक बैठे रहे इतने परेशानी में, आप उसको एड्रेस करने, संबोधित करने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप
आपको जनता से, लोगों से संवाद में क्या परेशानी है? लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कुछ कदम आगे तो बढ़े थे, ऐसा तो एक है? शब्द नहीं। पिछली बार जो है उन्होंने कहा कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर रहा हूँ, इतने % हो गया, नहीं और ये किया। भी कहा कि अब 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। तो अभी 2022 तो आने लिख के दे देना, लिख के दे दें, क्योंकि वो तो 15 लाख रुपए भी डाल रहे थे ना आपके खाते में, तो आपके खाते में तो आया नहीं, मेरे खाते में भी नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जब आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन को हम लागू करेंगे, तो जो किसानों की मांग है गारंटीड MSP की, वो तो उससे कम है। वो ये नहीं कह रहे कि ड्योढ़ा या दूना दीजिए, वो कह रहे जो भी आप MSP तय करते हैं, वो ड्योढ़ा नहीं है, जो भी MSP आप तय करते हैं उसको कानूनी शक्ल दीजिए। लेकिन ये बताइए कि जब आप किसान आंदोलन जब चल रहा था तो ये लोग तो बराबर टिकैत यही कह रहे थे, मेरी पहली मांग, और ये जब तक नहीं होगा कोई वार्ता नहीं होगी, कि तीनों कानून वापस वापस, तो वापस हो गए। अब वापस हो गए तो आपने नई बात कह दी कि नहीं MSP कानून, कोई नई बात नहीं है। ये क्या मतलब है? कोई ये तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई चीज मिल गई हो और आप बार्गेनिंग करने के लिए आगे तैयार हो, तो जनता तो यही समझ रही है। आप बात गलत कर रहे हैं कि हमको कुछ मिला नहीं है। सुन लीजिए, उनको मिला कुछ नहीं है, नहीं मिला। आप उन्होंने जो हमला किया था उस हमले से वो पीछे हटे हैं, लेकिन किसानों की तो मांग थी स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो, किसानों की तो मांग थी बिजली बिल को वापस लो, वो तो उस पर तो कोई बात हो नहीं रही है। अरे आप कल उन्होंने शायद वो कोई भाषण दिया रेडियो पर, कल या परसों, उसमें उन्होंने कहा कमेटी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बिना बातचीत के ही कमेटी बन जाएगी, उनके मन की कमेटी बन जाएगी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ये प्रजातंत्र है। ठीक है, अभी आप सुन लीजिए, क्यों आप कहते हैं विश्वास क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने से पहले कहा था हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की, तो आपका जो गन्ने का बकाया है तुरंत वापस हो जाएगा। आज तक वापस नहीं हुआ। जो गन्ने का दाम है, जो यूपी जो भी गन्ना प्रोड्यूसिंग उत्पादक प्रांत है वो घोषित करते हैं, वो तो स्टैट्यूटरी है, वो नहीं मिल रहा है। नहीं बढ़ाया, गन्ना लेकिन नहीं मिल रहा है, मगर नहीं, एक मिनट, गन्ना बढ़ाया और गन्ना में बहुत सा पैसा वापस भी कराया है, ऐसा नहीं हुआ। ये बात सही है, ऐसा है, आप नहीं हुआ है। बहुत सा क्या मतलब है? 6 साल का पैसा बकाया है, उसमें का एक हिस्सा आपने बाकी वापस कर दिया, अभी बाकी तो है। एक किसान है जो पहले से कर्जे से लदा हुआ है, उसका जो पैसा है, जब आप वही नहीं उसको समय से दे रहे हैं, तो क्यों आपकी बातों पर वो विश्वास करेगा? उसको लिखत पढ़त में चाहिए। अब लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन का क्या भविष्य क्या है? देखिए, किसान आंदोलन का पहले भी मैंने आपको बताया। आप तो होके आई हैं। नहीं, मैं किसान आंदोलन की कोई नेता नहीं हूँ, मैं उनका जज्बा समझती हूँ। लेकिन माना तो यही जा रहा है कि सब वामपंथी लोग मार धक्का लगाए पड़े हुए हैं और वही सब पूरी तरीके से लगे। ये तो आप हमारे नाम भी आ रहा है हबीबुल्लाह जी का और कई लोगों का, हनान मुल्ला। हाँ, वो तो उस कमेटी में है। वही मैं कह रहा हूँ, उसका नाम भी आ रहा है। कमेटी में कई लोग हैं। जी जी, हनान मुल्ला भी हैं उस कमेटी में। कह रहे हैं कि मेन रूप से यही लोग बना रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर लोग हमको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ये आंदोलन है जो किसानों ने चलाया है अब तक, और जो भी चाहता है कि वो माने वो बात तो करे। जैसे पहले उनकी कमेटी को बुला करके बातचीत हुई थी, फिर से बुला करके बात करें, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? बात करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, बात इसलिए प्रॉब्लम है कि बात तो 12 बार की गई, लेकिन आप जाकर के पहले कह देते थे नहीं साहब कानून पहले वापस ले लो, पहले वापस ले लो, तो ले लिया वापस। तो अब बात करो। अब क्या दिक्कत है? अब आप कह रहे हैं कि ये तो कहा नहीं गया था कि जब आप कानून वापस ले लेंगे तब हम अपनी मांगे ये पेश करेंगे। हर वार्ता को देख लीजिए जी, हर वार्ता में MSP की बात कही गई कि MSP का कानून बनना चाहिए, और पहले आपके जो तोमर है मंत्री, उन्होंने कहा नो ये नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं MSP को हटाने का हमारा कोई वो नहीं है। जब आप दो बातें कह रहे हैं तो लोग आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप MSP के बारे में कह दीजिए, उसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दीजिए, शासनादेश, आपको बात नहीं करनी, शासनादेश निकाल दीजिए कि जो भी MSP घोषित होगी वो फिर लागू की जाएगी। ये है। कहते कहते किसान आंदोलन के पीछे एक बड़ी राजनीति है, रणनीति नहीं है, राजनीति है। 5 राज्यों के होने वाले चुनाव, और कहते हैं कि उसी चुनाव के दौरान यह भी कहा जा रहा है, आज मल्लिकार्जुन ने राज्यसभा में कहा कि 5 राज्यों में इनको लग रहा था हार का डर, इसलिए इन्होंने कानून वापस लेने की बात कह दी।
अगर एक और कानून वापस लेने की बात करके विपक्ष से मुद्दा छीन लिया गया तो अब वही राजनीति करके आंदोलन को जीवित करने का, रखने का काम किया जा रहा है। आपको दावे के साथ कह रही हूँ जी, जितने विपक्षी दल के लोग संसद के अंदर है, संसद के बाहर, आप सबको जेल भेज दीजिए, सबको जेल भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे किसान आंदोलन वापस हो जाएगा तो आप सबको जेल भेज दीजिए। मैं फिर कहूंगी आपसे, किसान आंदोलन के हम लोग केवल समर्थक हैं, हम लोग इसके चालक नहीं हैं। किसान आंदोलन के चालक किसानों के अपने नेता हैं, वो बहुत समझदार हैं, बहुत सूझबूझ के हैं। अब मोदी ने चुनाव के डर से वापस लिया कि नहीं लिया, मैं इसमें क्यों पढ़ूं? मैं आप बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? अगर इस देश में लोकतंत्र न होता, अगर इस देश में वोट का डर न होता, तो फिर थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल का दाम भी नहीं कम होता, तब फिर थोड़ा बहुत ये गैस पर सब्सिडी वापस नहीं होती। वो तो जाइए, लोकतंत्र नहीं है, ये जो चुनाव हो गया ना, हिमालय चुनाव अगर चुनाव खत्म हो जाए तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो वो उन्होंने हो सकता है डर की वजह से वापस लिया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वापस तो लिया। तो एक ग्रेस के साथ वापस लेते, थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं मानवता दिखा करके वापस लेते, वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए, तो थोड़े से लोग हैं। तो जब थोड़े से लोग नहीं हैं, आप खुद जाकर के देखिए रमेश जी, आप प्रेरणा लेकर के आएंगे कि कैसे वहां लोग बैठे हैं, कितनी महिलाएं बैठी हैं। आप उनसे पूछिए क्यों बैठे हैं। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं इसलिए इसको नहीं तो वो तो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद और चुनाव आएंगे, फिर 24 में चुनाव आएगा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो ये कहता है कि एमएसपी की बात पहले नहीं थी, वो गलत कह रहा है। एमएसपी की बात पहले दिन से, आप पुराने क्लिप्स उठा करके देख लीजिए, कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसमें एमएसपी की बात न की गई हो, कोई एक बातचीत नहीं हुई है। एमएसपी का मुद्दा तो एक केंद्रीय मुद्दा है। ये तो कानून लादे गए, वो हट गए, लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारी जो खेती है वो एक घाटे का सौदा है किसान के लिए। विवेक जी, आपने सुना कि सुभाषिनी जी कह रही हैं कि एमएसपी के बिना कुछ नहीं, ये तो घाटे का सौदा है, और ये सरकार वो है जो वार्ता ही नहीं करती है, संसदीय परंपराओं को नहीं मानती है। जरा संक्षेप में बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये विवेक श्रीवास्तव हैं, भारतीय किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के, जो बीजेपी वाला है। हाँ। जी हाँ, बताइए। देखिए, सुभाषिनी जी वरिष्ठ नेता हैं जी, हम लोग बहुत बचपन से इनका नाम सुनते रहे हैं जी। मैं उनकी बात तो किसी बात को सीधे काटने की हिम्मत नहीं कर सकता जी। फिर भी जो उन्होंने अभी कहा कि संसद में प्रस्ताव तो आया कानून वापस पर, लेकिन मजा नहीं आया। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा रानिया बहन जी को, संसद मजे के लिए जगह नहीं होती, हमारे लिए संसद सेवा का घर है। जो कानून बना था, हम सही बात है, हम लोगों को नहीं समझा पाए, और हमने उसको क्षमा मांगते हुए, जब देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए उसको वापस लेने की घोषणा कर दी, तो विवाद समाप्त हो जाना। आपके संगठन ने खुद एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग उठाई थी। सुभाषिनी जी कह रही है कि आपकी जो संगठन है उसने स्वयं एमएसपी की मांग उठाई थी। सुभाषिनी जी कह रही है, आपसे पूछ रही है। बिल्कुल, मैं बहन उठाई थी, उठाई थी। बहन जी, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको एक बार में पूरी तरह लागू कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव है। ठीक बात। सरकार स्वामीनाथन आयोग की धीरे धीरे काम करती आगे बढ़ती है। दलहन तिलहन की फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया गया। इसके पहले आजाद भारत के आज तक भाजपा सरकार से पहले तक केवल गेहूं, धान और गन्ना, तीन और बाजरा और हरियाणा वगैरह छोड़ करके किसी भी फसल की दलहन एमएसपी नहीं होती। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहली बार दलहन तिलहन की फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया है। उसका लाभ, लेकिन ये कानून ठीक बात नहीं है। कानून जो है, कानून तो इसको बना दिया जाए, क्योंकि सुभाषिनी जी एक बात और कह रही है कि एमएसपी का कानून बन जाए तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट में है उससे कम ही खर्चा आएगा। कमी तो खर्चा आएगा। हाँ, आज तक किसानों का ड्योरा नहीं हुआ है। जी, बात स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जी, उनकी लागत का
1.5 गुना उनको मूल्य मिले, उस रिपोर्ट की तरफ सरकार बढ़ रही है। ठीक बात, तो उसको कर दें, तो स्वामीनाथन कर दें। चलिए आप उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन हमारे साथ हैं सुभाषिनी अली और भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव। हम चर्चा जारी रखे हुए। सुभाषिनी जरा हमको ये समझाइए, इस किसान आंदोलन का यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि अलग अलग तरह के असर पड़ेंगे। एक तो जब ये मतलब कानून वापस नहीं लिए गए थे, तब तक तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि एक व्यापक हमदर्दी थी, लेकिन वो बहुत खुल करके सामने नहीं आ रही थी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा, थोड़ा सा डर का भी माहौल है, लोग सरकार के खिलाफ बोलने में थोड़ा डरते भी हैं। तो मतलब ये दबी दबी सा था ये समर्थन, लेकिन समर्थन था। और ये जो कांड हुआ लखीमपुर में, चूंकि ये यूपी में ही हुआ और सबके सामने हुआ, और एक जीप चढ़ा दी गई और लोग मारे गए, उसके पहले उसके बाप जो मंत्री, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बातें भी की थी। और अभी बाद में मुझे पता चला है रमेश जी कि वो जो जीप थी उसके आगे एक वो लकड़ी का जो बट्टा लगता है, हाँ। जिससे जमीन को समतल किया जाता है, हाँ। वो बंधा हुआ था। तो मतलब ये सोची समझी एक तरह से हत्या थी। तो ये बहुत ही भयानक बात थी और इसका बहुत असर पड़ा है। और असर की जब मैं बात कहती हूँ कि वो इलाका लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर वो है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत पिछली बार हुई थी। अब हम ये नहीं कहते कि इस घटना से बिल्कुल मामला पलट गया, लेकिन निश्चित रूप से असर ये डालेगा। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक बात। लेकिन जो एक अब और... जो है जी। ये जो कानून वापस हुए हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मोदी जी को पता नहीं क्या समझ है। अगर वो लोगों के भावनाओं को अपील करते, जो लोग मरे हैं उनको कुछ श्रद्धांजलि देते, कुछ अपनी तरफ से आश्वासन देते, कुछ किसानों के साथ हमदर्दी जताते, तो एक बिल्कुल ही अलग, हमारे बहुत भावुक लोग हैं और किसान बहुत ही ज़्यादा भावुक है। उनको लगा कि ये किस तरह से वापस ले रहा है। ये कह रहा है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि हम लोग तो यहाँ लाखों की संख्या में हैं। तो ये एक झटका लोगों को लगा, मतलब जो उनको उससे एक तरह से किसानों की हमदर्दी मिलनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है पर्सनली कि वो बिल्कुल कतई नहीं मिला। लेकिन जो इससे दूसरी बात गई कि जो एक इमेज थी प्रधानमंत्री की कि ये बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, ये कभी झुक नहीं सकता, कभी हिल नहीं सकता, ये अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, वो इमेज काफ़ी हद तक, अब हम उसको ये नहीं कहेंगे चूर चूर हो गई, वो तो गलत शब्दावली होगी, लेकिन उसमें बहुत सारे दरारें पड़ गई हैं उस इमेज में। और अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो एक ऐसी बात हो गई कि हम लोगों को भी समझ में आया कि अगर हम एक होंगे, अगर हम किसी अपनी मांग के लिए लड़ेंगे, तो हम सरकार को भी झुका सकते हैं। निश्चित रूप से ये भी एक संदेश गया है। इसका आप देखिएगा बहुत असर दूर दूर तक जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोग परेशान नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। अभी आप कल ही परसों देखिए वो बच्चों की जो तस्वीरें आई हैं, जो रात भर ठंड में पता नहीं प्लेटफॉर्म पर, पेवमेंट पर, सड़क पर सो रहे थे, तैयारी कर रहे थे इम्तिहान देने की। बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया, कहते हैं 70% एग्जाम पूरा भी कर दिया, और अचानक आप उनका बिल्कुल दिल तोड़ते हुए कहेंगे कैंसिल, अब ये फिर से होगा। आप सोचिए कि कई लाख बच्चों और उनके पालकों पर सिर्फ कल की घटना का क्या असर पड़ेगा। तो और ये रोज हो रहा है। तो ये क्या ये पश्चिम में असर आपको ज्यादा दिखाई देगा किसान आंदोलन का? पश्चिम में तो था ही, हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं जहां जहां गांव में गई, बहुत बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन लोग कहते थे कि हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम अपने गांव छोड़ के वहां बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं था कि अगर हम खड़े होकर लड़ेंगे तो हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ गन्ने को लेकर के लूट हुई है, सरसों को लेकर के लूट हुई है, धान का ये जो MSP की बात हो रही है, धान और गेहूं यहाँ तो सरकार ने खरीदा ही नहीं है। हम तो मंडियों में गए थे, मंडियों में जो है उल्लू बोल रहे हैं, वहाँ कोई खरीद हो ही नहीं रही है। पूर्वांचल आपको कैसा लग रहा?
देखिए किसान तो पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक परेशान है। ठीक बात, माने बुंदेलखंड भी सब परेशान है। जगह। लेकिन ये जो चुनाव है ये किस ओर जा रहा है? एक पिछले मुद्दों की ओर चुनाव जा रहा है, में- महंगाई की ओर जा रहा है, या आप कभी कभी देखते हैं जिन्ना गन्ना ये सब है, ये हिंदुत्व तो और- हमारे जी। जो बैठे हैं सरकार में, जी। अब उनको जिन्ना जिन्ना बहुत कहना पड़ रहा है, तो पता ये तो नहीं आप क्यों। ही लोग करवा देते हैं अरे ना, विपक्ष हमसे के कोई- लोग, विपक्ष के लोग। अब अरे अखिलेश ने देखिए, कह दिया ऐसा- जिन्ना वो हिंदुत्व को नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ आतंकवादियों से जोड़ दिया। ऐसा नहीं, ये ऐसा सब क्या नहीं, है? ऐसा नहीं। ये तो देखिए, मुद्दा आप ही लोग दे रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आतंकवादियों को तो किसान आंदोलन से जोड़ा इन लोगों ने, नहीं, वो बात और की बात आज है। भी जोड़ रहे हैं। लेकिन जो नहीं सलमान नहीं की नहीं, आज किताब से है, सलमान की नहीं, एक किताब साल है। से जोड़ रहे हैं। वो ठीक है, और सलमान की जो सलमान की जो किताब है, हाँ, हाँ। सलमान की किताब में उन्होंने ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये उन्होंने लिखा हाँ, है। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जी। लिखा है कि जो ये हिंदुत्ववादी लोग इस समय हमले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं उनके तौर तरीकों को अपना लेकिन रहे हैं। उसमें उन्होंने कोट किया ना बोको हराम। हाँ, उन्होंने और कोट फिर किया है। तो ये तो, और आईएसआई, तो ये तो चीजें तो जिससे हम लोग लड़ रहे हैं उसी को आप अपना बना नहीं, रहे हैं। कौन लड़ तो रहा आप है? मुद्दा तो वही दे कौन रहे हैं। लड़ रहा है? भारत सरकार। भारत और कौन सरकार लड़ेगा? कह रही कि लड़ रही है, हाँ। लेकिन अगर भारत सरकार अपने हिस्से के जो ये लोग हैं जो हिंसक हैं इनको रोकती नहीं है तो फिर किसको फायदा होगा? तो फिर क्या आप मानती हैं कि चाहे अखिलेश हो या चाहे ओवैसी हो या कोई हो, तो ये जो जिन्ना जिन्ना बात करते करना देखिए, चाहिए? जिन्ना जिन्ना इन्होंने नहीं कहा। अरे अखिलेश ने कहा। अखिलेश ने कहा हाँ। कि कई जो उस समय जब उन्होंने वो स्वतंत्रता सेनानियों की बात की और देश की आजादी के लिए, तो उसमें वो थे और उनका नाम ले लिया। उससे ज्यादा तो अडवाणी ने नाम लिया, सुधींद्र कुलकर्णी ने नाम लिया, ठीक है, वो एक हिस्ट्री में थे, उनका एक उस समय योगदान था, बाद में कुछ दूसरी बात हो गई। तो उस लेकिन पर आम जन क्या समझता है? आम जन तो ये समझता है आम कि जन जिन्ना आम जन इसलिए ये समझ रहा है कि 200 रुपए किलो कड़वा तेल बिक रहा है और 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है इस समय, उससे परेशान है। आम जन और तो- आप उसको उन चीजों से हटाने के लिए जिन्ना जिन्ना जितना ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा है। और आप तो एक हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाइए, हिंदू महासभा ने 2 बार मुस्लिम लीग के साथ साझी सरकार बनाई और किसी ने तो बनाई नहीं इंडिपेंडेंस से पहले, हिंदू महासभा ने बनाई। तो ये सब चीजें को यहाँ पर बाल की खाल उधेड़ने से अच्छा है कि आज जो प्रॉब्लम्स है लोगों की आप उसको देखिए। आज आप देखिए कल पेपर आउट हो गया। अखिलेश को करना चाहिए। अरे ये अखिलेश को करना देखिए, चाहिए। मैं सपा की तरफ से उनकी मैं नहीं, यहाँ पर विपक्षी स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। बात विपक्षी वो कर तो रहा हूँ। रोज मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन विपक्षी में बात वो कर रहा हूँ। रोज मुद्दे उनको उठा रहे ऐसे हैं। मुद्दे नहीं उठाना वो चाहिए। रोज मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कल पेपर आउट हुआ या परसों, हमारी सरकार की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आता है जो बच्चों से हमदर्दी दिखाए। नहीं, दिखा क्या- तो दिया। सुन लीजिए, उन्होंने सुन कहा, लीजिए, फ्री सुन होगा, लीजिए, सुन परीक्षा फ्री लीजिए, होगी। एक कुछ चंद घंटों में हाँ। वो कहते हैं हमने पकड़ लिया जो इसके लिए जिम्मेदार थे। तो इसका मतलब क्या हुआ रमेश जी, आप हमको बताइए। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये लोग सब जाने हुए लोग हैं, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे पकड़ में आ गए? तो आप भाई पहले क्यों नहीं करते हैं कि ये ना हो, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो? आप कह रहे फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो इनका पैसा बर्बाद हुआ है, जो इनका समय बर्बाद हुआ है, जो इनका मतलब जो इनकी मानसिक तनाव की स्थिति है, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक बात। तो ये मैं कह रही हूँ सरकार को भी इन्हीं मुद्दों की तरफ, अब वो गन्ने की मिठास और ये सब जिन्ना जिन्ना तो ज्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है। हम नहीं करना चाहते, क्या मतलब है हमको? नहीं, ये अब आप बताइए। गन्ने की मिठास की बात कर रहे हैं और गन्ने का जो बकाया है उसको नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ है गन्ने की मिठास? ठीक, मैं आप एक- गन्ने के किसानों से बात करिए अच्छा, गन्ने की मिठास ये के बारे बताइए, में। इस बार के चुनाव में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने, टिकट देने की बात की है और नौकरी में भी देंगी। तो आप तो महिलाओं से काफी जुड़ी रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये बात अच्छी है क्योंकि फिर महिलाओं की भागीदारी का सवाल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया, ये बहुत अच्छा है। और हमारा वो जो पुराना 25 साल पुराना वो जो विधेयक पार्लियामेंट के सामने पड़ा है, 33% जिसको वाला। कांग्रेस ने भी नहीं पारित किया और भाजपा ने भी पारित किया, 33% वाला, उस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रियंका जी को विश्वसनीयता हासिल करनी है तो जहां उनकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है,
शायद अब यहीं पर हैं, ना तो यहाँ उनको ऐसा कानून बनाना चाहिए तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और हम लोग उसका स्वागत भी करेंगे। तो इसे कोई इसका यूपी चुनाव में कोई असर नहीं दिखने वाला है। देखिए, जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा तो प्लेयर क्या है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष में अखिलेश आ रहे हैं, तो क्या इस बार सीधी लड़ाई होने जा रही भाजपा और लगने सपा लगा में? है, लगने लगा है, जी। क्योंकि मैंने आपसे जब एक बार पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आप कह रहे थे विकल्प। हाँ। मैंने कहा विकल्प जो जनता नाराज है, दुखी है, असंतुष्ट है, वो अपना विकल्प खुद बनाएगी। और अब ये जनता विकल्प बना रही है और कुछ लोगों को धकेल भी रही है कि तुम लोग भी इनके साथ आओ। तो अब देखिए, ये शुरुआत हुई है। अभी ज्योतिष तो हमको करना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आज की जो पोजीशन है वो 1 महीने पहले नहीं थी। माने आपको लग रहा है कि इस समय पोजीशन कुछ बदल रही है? बदल ये रही है और मुझे ये लग रहा है कि भाजपा अब आ गई है डिफेंसिव पर। अच्छा, मतलब अब वो उतने हमलावर नहीं दिखाई देती है, वो बचाव के मोड में आ रही है। नहीं तो वो तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जिन्नावादियों को अरे हराइए, अब वो- राष्ट्रभक्ति अब दिखाइए, वो वो बार बार यही कहते हैं। और अच्छा, दूसरा देखिए, वो ये कहते हैं जी। कि हमने यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, जी, बाकी तो कोरोना और रोना वो सब हम लोग जानते हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि कानून व्यवस्था हमने बिल्कुल ठीक कर दी। और उनके बड़े नेता भी आए और कहने लगे दूरबीन से देखिए कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे कानपुर शहर में एक सराफे का व्यापारी, उसका लड़का गोली से मार डाले जाते हैं। एक ही दिन की बात मैं कह रही हूँ। वहाँ प्रयागराज में एक पूरा परिवार साफ कर दिया जाता है। मतलब एक दिन में अगर आप देखें तो मेरठ में बलात्कार और हत्या, कानपुर में 2 की हत्या, प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या, और ये आपके बिजनौर में किसी की हत्या। तो ये सब दिखा रहा है कि अराजकता और कानून की व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा मतलब चरमराहट दिखाई दे रही है। और इसके लिए क्या जिम्मेदार है? आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आपने 5 साल में पुलिस का क्या हाल किया है। अगर आप पुलिस को ये समझाएंगे कि अगर मेरा अपराधी अपराध करता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, अगर मेरा अपराधी लिंच करता है, अगर मेरा अपराधी जो है किसी के ऊपर धर्म के नाम पर आक्रमण करता है, अगर मेरा अपराधी किसी गिरजाघर पर वो करता है तो तुमको कुछ नहीं बोलना है। अगर मेरा आलोचक कुछ करता है तो आपको उसको अपराधी मानना है। देखिए, अगर ये बात बार बार पुलिस के बीच में ये बात जाएगी तो जो हालत आज है वही होगी। लेकिन आप तो 1 दिसंबर को कुछ माइनॉरिटीज बचाओ दिवस मना रही हैं। नहीं, माइनॉरिटीज बचाओ नहीं। हाँ, क्या हम है मना ये? रहे हैं विरोध दिवस। हाँ। जो धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में, उसके खिलाफ हम 1 दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा कहने का मतलब क्या है? ईसाई संगठनों ने कहा है कि पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा हमले ईसाइयों पर, जो कि एक बहुत ही छोटी अल्पसंख्यक समुदाय है, उन पर हुए हैं। हमारे यहाँ तो रोज हो रहे हैं, चर्चेस पे भी हो रहे हैं और मुसलमानों पर हो रहे हैं, कभी गाय के नाम पर तो कभी प्रेम के नाम पर तो कभी तो क्या इस समय टारगेट क्या क्रिश्चियंस हो गए क्या? है कौन? क्या टारगेट जो है क्रिश्चियंस भी हैं। हाँ, क्रिश्चियंस भी हैं हाँ, और मुसलमान तो हैं ही। लेकिन हाँ। मेरा कहना ये केवल अल्पसंख्यकों के सुरक्षा का सवाल नहीं है, वो तो एक सवाल है ही। लेकिन हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसकी धर्मनिरपेक्षता पर भी ये प्रहार है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात ये है कि आप एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके बहुसंख्यक समाज के एक हिस्से को अपने पीछे लामबंद करके, जो आप समाज के तमाम हिस्सों पर, मजदूरों पर, उनके आपने तमाम अधिकार छीन लिए, किसानों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर जो आप लगातार हमले कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो एकताबद्ध ताकत खड़ी हो जाती है, उसको आप चकनाचूर कर रहे हैं इस धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से। ये एक जनवाद के लिए बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आने वाला चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर सामाजिक गठजोड़ या फिर काम का सीधा मतलब आम जन को शौचालय, आम जन को राशन, आम जन को सिलेंडर, आम जन को बिजली, आम जन को पानी,
ये जो दी जा रही है, ये तीन बातों में कौन सी बात जो है ऐसी होगी जो चुनाव में सबसे ज्यादा मुखर होकर के आएगी? देखिए, अगर सरकार ने काम वास्तव में किया होता और अगर उसको भरोसा होता कि उसका काम बोलेगा, तो उनको ये दूसरे मुद्दे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी जो उन्होंने वहाँ हवाई अड्डे को वो किया, उसमें भी उन्होंने वही सब बातें की। तो मेरा ये कहना है, मैं तो एक बात जानती हूँ, आप उठा के देख लीजिए 5 साल में जितने बलात्कार गांव में हुए हैं, 90% में ये कहा गया कि शौच के लिए महिला या लड़की घर से बाहर गई। तो फिर शौचालय क्या है, कहाँ है? देखिए, आप अगर सीवर लाइन नहीं बनाएंगे, अगर आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो वो शौचालय अगर आपने बना भी दिया या बन भी गया तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये बार बार मैं बात करती हूँ, लोगों के समझ में नहीं आता है। अगर शौचालय सीवर से कनेक्टेड नहीं है, अगर पानी नहीं है उस शौचालय में डालने के लिए, तो उस शौचालय में फिर कोई जानवर बांधा जाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। दूसरी बात यह है कि बाकी जो आपने बात कही, आज उत्तर प्रदेश में करीब करीब 97 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं और अभी भी कैंसिलेशन का काम जारी है। आप अगर जा करके बस्तियों में पता लगाएं, हम ये नहीं कहते कि किसी को राशन नहीं मिल रहा, 9 करोड़ नहीं, 9 करोड़ हम कह रहे 9 करोड़ को मिल रहा, किसी कितने हम नहीं गिनने गए हैं, मिल रहा है। लेकिन आपको बहुत बड़ी संख्या लोगों की ये भी मिलेगी जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो डिजिटल कर दिया गया है, ये अंगूठा, तो कभी बिजली नहीं होती है, कभी वो मशीन नहीं चलती है, कभी वो अंगूठे में जो आपकी निशान है वो घिस जाती है मेहनत करने से। तो आप जाकर के देखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत है। दूसरी बात, जो राशन की गुणवत्ता है वो भी बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हमको ये फिर लोग कहते हैं, हमको ये समझाइए कि चुनाव में ये 3 बातें जो मैंने आपसे पूछी हैं कि काम, सामाजिक गठजोड़ और ध्रुवीकरण, ये 3 में किसकी ओर चुनाव जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रही हूँ, भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर जाए, उसी से उनको लगता है उनको लाभ होगा। लेकिन एक तरफ जनता की अपनी जो जिंदगी है वो भी तो उनको दिखाई दे रही है कि क्या हो रहा है उनके साथ, और दूसरी तरफ जो बाकी विपक्ष है वो ज्यादा से ज्यादा ये जो रोजमर्रा के जीवन की दिक्कतें उस पर बोल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि चुनाव आते आते क्या कोई फिर कोई विस्फोटक घटना होगी, क्या होगा, वो फिर देखना पड़ेगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, लेकिन ये है कि ये लोग डिफेंसिव हो गए हैं। अच्छा, ये एक लाइन में ओवैसी का जो पदार्पण है वो किस रूप में जा रहा है, उसको ओवैसी का ये तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ, आप मुझको चाहे बाद में फिर कोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है ओवैसी का इस चुनाव में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक बात, क्योंकि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ करके हराने वाले को ही वोट देंगे। विवेक जी, मैं आपसे खाली लास्ट कमेंट चाहता हूं। आपने सुहासिनी जी को बड़े धैर्य से सुना, क्या कहेंगे सुहासिनी जी की बात पर? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, सुहासिनी जी बहुत पुरानी नेता है जी, बहुत बचपन से इनका नाम सुनते रहे जी। हमारी बड़ी बहन जैसी हम इनकी बात को सीधे सीधे नहीं काट सकते जी, फिर भी जो इन्होंने कहा, अभी इन्होंने एक कार्यक्रम बताया कि जो भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके विरोध में हम प्रदर्शन करने जाते हैं। अब आप देखिए किस तरह से इन लोगों की भेदभाव और बंटवारे की मानसिकता है। भाई, धार्मिक अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जो चिन्हित करके हमले किए जा रहे हैं, आप उनके नाम पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जो धार्मिक जो जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनके नाम पर आपको प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। इस तरह से जो भेदभाव की दृष्टि है, जो बंटवारे की मानसिकता है समाज में, वो उनकी बातचीत से साफ हो गई। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी विचारधारा की, ऐसी किसी तुष्टिकरण की मानसिकता का खुला विरोध करती है। ठीक बात। और तो हम विवेक जी का विषय उठाया, ठीक, सब पकड़ गए, ना पकड़े जाते तो साफ कहते कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ठीक बात। विवेक जी, इस तरह की है अभी आपने कार्रवाई कर दे, साफ कर दिया और जल्दी कर दिया, हो नहीं रहा है। इस तरह की मानसिकता से हम प्रभावित होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के दम पे, अपने काम के दम पे दोबारा आने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषिनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना कि क्या होगा मुद्दा। सुभाषिनी जी ने आज बड़ा संकेत दे दिया। उन्होंने कहा पता नहीं कौन सा विस्फोट हो जाए, क्या स्थितियां बदल जाए, लेकिन प्रयास यही हो रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, और इसके लिए सचेत भी है विपक्ष, और 1 तारीख को विरोध दिवस भी मनाने जा रहा है। लेकिन सच बात यही है कि आप चाहे ध्रुवीकरण की बात करें, चाहे सामाजिक गठजोड़ की बात करें, चाहे आप जो है काम की बात करें, असलियत तो जब पता चलेगी जब चुनाव नज़दीक होंगे, और उस समय देखा जाएगा कि राजनीतिक सिनेरियो किधर जाता है और क्या बनता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।